राधे राधे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी बच्चों। मैं मनीष शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या वेब पर। बच्चों हम क्लास 12 की सीरीज़ लेके चल रहे हैं, जैसे कि आपको पता है, जिसमें हमने 5 टॉपिक अभी तक कवर कर लिए हैं। ये जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो 6वां टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। बच्चों इस लेक्चर को देखने से पहले आपको जो इससे पहले वाला लेक्चर है किरचॉफ के नियम, उसको देख लेना चाहिए, क्योंकि ये व्हीटस्टोन सेतु जो हम पढ़ने वाले हैं ये तभी समझ में आएगा जब आपको किरचॉफ के नियम अच्छे से आते होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब ये मैं जैसे कि आपको बता के चल रहा हूँ कि जितने भी हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। इसलिए बोर्ड एग्ज़ाम में जाने से पहले, एग्ज़ाम से पहले इन सभी टॉपिकों को एक बार आप ज़रूर देख कर जाना। ये एज इट इज़ आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे व्हीटस्टोन, और उन्होंने एक मजेदार एक्सपेरिमेंट किया। और मजेदार एक्सपेरिमेंट में किया क्या उन्होंने 4 प्रतिरोधों को लिया और 4 प्रतिरोधों को लेकर इस प्रकार हम जोड़कर एक परिपथ बनाया, इस प्रकार समायोजित करके एक परिपथ बनाया, एक परिपथ का आविष्कार किया, जिसके कारण हम किसी भी प्रतिरोध, अगर मान के चलो चारों प्रतिरोधों में से कोई सा भी प्रतिरोध हमें ज्ञात नहीं है तो हम उस प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। किसके पदों में? जो अन्य प्रतिरोध लग रहे हैं उनके पदों में। समझ में आया बच्चों? इसलिए इस परिपथ को क्या कहा जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है, क्योंकि ये किसने दिया था? प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने दिया था। तो इस चीज को समझने से पहले हम क्या करेंगे, जो प्रोफेसर ने कहा था उसी हिसाब से करेंगे। हमने 4 प्रतिरोध लिए और 4 प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा और एक चतुर्भुज बना दिया। 4 प्रतिरोधों को जोड़कर एक मिनट, ठीक है बच्चों, ये हमने 4 प्रतिरोध लिए। 4 प्रतिरोधों का नाम P, Q, R, S, और इनको इस प्रकार जोड़ा और एक चतुर्भुज बना दिया। ठीक है, P और Q श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं, ऐसे ही R और S श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हुआ क्या, मान के चलो ये इसका एक सिरा है A, ये B है, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट। ठीक है, तो हमने A और C को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और यहां पे एक कुंजी लगा दी, कुंजी मतलब कि बटन लगा दिया। ठीक है, हमने क्या किया, A और C जो विकर्ण था किसका? चतुर्भुज का जो विकर्ण है AC विकर्ण को एक बैटरी, ये क्या है? बैटरी, जिसका विद्युत वाहक बल क्या है? E है, प्लस माइनस। ये क्या है? कुंजी या बटन, और इसको हमने नाम दे दिया केबल। ठीक है बच्चों, ये कुंजी है। ठीक है, अभी इसमें कुछ नहीं है तो ये खुली कुंजी कहलाएगी। जब मैं इसमें एक पॉइंट लगा दूंगा तो ये बंद कुंजी हो जाएगी। और जो दूसरा विकर्ण था VD, उस विकर्ण में एक धारा मापी G को और एक कुंजी K2 को जोड़ दिया। ये K2 कुंजी है, ये धारा मापी है। ठीक है, अब हुआ क्या, जैसे ही मैं कुंजी को दबाता हूं तो इसमें धारा बहना चालू हो जाती है। मान के चलो इसमें धारा I एम्पियर की बह रही है। ठीक है, I एम्पियर की धारा बह रही है। जब ये I एम्पियर की धारा किस पे पहुंचेगी? A पॉइंट पे पहुंचेगी, A संधि पर पहुंचेगी, तो ये 2 भागों में बटेगी। मान के चलो इधर निकल गई I1 धारा, ये I1 धारा निकल गई, और इधर निकल गई I2 धारा। ठीक है बच्चों, I1 धारा निकल गई, I2 धारा निकल गई। ये धाराएं यहां तक जाएंगी,
फिर एक बी पॉइंट पड़ेगा, ठीक है, बी टर्मिनल पड़ा। अब हुआ क्या, इसमें जो धारा मापी में जो धारा जानी थी वो नहीं गई, इसको मैंने IG बोल दिया और इस IG धारा को क्या मान लिया, शून्य मान लिया। ठीक है, जब इस BD विकर्ण में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसका मतलब यहां पे धारा मापी में कोई भी विक्षेप नहीं होगा, उस समय क्या देखा जाएगा कि ये जो ब्रिज बनाया है हमने, ये जो सेतु बनाया है, ये संतुलन की अवस्था में होगा। तो संतुलन की अवस्था क्या कहती है कि BD विकर्ण में धारा मापी में कोई भी विक्षेप प्राप्त नहीं होता, अर्थात धारा यहां पर क्या होगी, BD में धारा शून्य होगी। ये कुंजी भी मैंने क्या की, दबा दी। ठीक है, अब हुआ क्या, ये धारा इसमें तो जा नहीं रही, इसमें नहीं जा रही, तो सारी की सारी धारा किधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी। तो ये धारा जो निकल के आई ये हो गई I1, यहां पे जो जाएगी ये भी I1। ठीक है, यहां से जो धारा आ रही है वो I2, ये भी I2, ये I2 धारा ऐसे बहेगी और C संधि पर जाकर वापस किस में बदल जाएगी, I में बदल जाएगी। मतलब कि यहां से I धारा का क्या हो रहा था, टूट रही थी दो भागों में, यहां पे ये I धारा आके दोनों भागों में जुड़ जाएगी, दोनों भाग जुड़ के दोबारा से क्या बना देंगे, I धारा बना देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ये किसने कहा था, ये सारे जो परिपथ बनाया था वीट स्टोन ने बनाया था। तो अब हमने क्या कहा था, अब मैंने क्या कहा था आपसे कि किरचॉफ के नियम आपको पता होने चाहिए। तो पहले नियम में हमने क्या देखा, किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा नियम, धारा नियम से, धारा नियम क्या कहता है बच्चों, संधि ए पर, संधि ए पर, संधि ए पर देखेंगे तो संधि ए पर जो धारा आ रही है वो प्लस में, जो जा रही है वो माइनस में। तो आ कौन सी रही है, I धारा आ रही है तो प्लस में ली जाएगी, -I1 - I2 बराबर 0। तो I बराबर हो जाएगा I1 + I2। संधि सी पर देखेंगे, ठीक है, संधि सी पर देखेंगे, संधि सी पर देखेंगे तो सी पे I1 धारा आ रही है प्लस में ली जाएगी, I2 धारा आ रही है प्लस में ली जाएगी, I धारा जा रही है माइनस में ली जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, I बराबर I1 + I2। ठीक है, ऐसे ही हम संधि बी पर भी देख सकते हैं, I1 धारा आ रही है संधि बी पर, I1 धारा जा रही है। ठीक है, IG धारा जो है वो जा रही है लेकिन वो 0 है, इसलिए I1 धारा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, इसमें एक डायरेक्शन लेंगे, जैसे कि मैंने आपको किरचॉफ के नियम में बताया है कि इसमें डायरेक्शन ली जाएगी जिसके आधार पर हम इसका एक समीकरण ज्ञात करेंगे। तो अब धारा को हम किस डायरेक्शन में लेंगे ये हमारी मर्जी है। तो मैंने इसमें धारा ले ली, मान के चलो इसको पहला लूप माना और इसमें धारा ले ली क्लॉकवाइज। ठीक है, इसी प्रकार इसको दूसरा लूप माना और इसमें भी धारा ले ली क्लॉकवाइज। समझ में आ गई बच्चों। ठीक है, अब हमने ए बिंदु से स्टार्ट किया तो यहाँ पे लिखेंगे लूप नियम से, लूप नियम से, किसका लूप नियम है, किरचॉफ का लूप नियम है। तो किरचॉफ के लूप नियम से पहले पास के लिए, पहले पास या पहले लूप क्या है, A B D A में, A B D A में। तो पहले लूप A B D A में देखेंगे तो हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। अब क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ध्यान से देखना, देखो हम चल भी ऐसे रहे हैं और इसमें धारा भी ऐसे बह रही है। तो I1 किसके लिए बह रही है, P के लिए, इसलिए लिखेंगे I1P। ठीक है, इसमें कोई धारा नहीं बह रही, फिर यहाँ आएंगे, इसमें धारा ऐसे जा रही है, हमें जाना ऐसे है, तो ये आएगा -I2R, -I2R। ठीक है, और इसमें कोई बैटरी लग रही है, नहीं लग रही, इसलिए बराबर में क्या आएगा, 0। ठीक है, अब इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा I1P बराबर I2R, समीकरण नंबर 1। दूसरे पास, अब दूसरा पास क्या है, BCDB में,
ठीक है, जैसे हमने पहले पास में किया था ऐसे दूसरे पास में करेंगे। देखो इसमें हम इस तरीके से चल रहे हैं, इसमें धारा भी ऐसे बह रही है, तो I1Q प्लस का होगा। ठीक है, I1Q क्या हो गया, प्लस का हो गया। I2 धारा ऐसे चल रही है, हम ऐसे आ रहे हैं, I2 धारा ऐसे जा रही है, हम ऐसे आ रहे हैं, तो I2S कैसा होगा, माइनस का होगा। तो यहाँ लिखेंगे I2S माइनस का बराबर, ये भी क्या आएगा, 0। इसलिए I1Q बराबर हो जाएगा I2S के। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने देंगे तो ये आएगा I1P बटे I1Q बराबर I2R बटे I2S। I2 से I2 कट गया, I1 से I1 कट गया, तो आएगा P/Q बराबर R/S। तो ये किसकी अवस्था आ गई बच्चों, जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में होगा तो संलग्न भुजाओं का अनुपात सम्मुख संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। कहने का साफ साफ मतलब ये है, श्रेणी क्रम में जुड़े दोनों प्रतिरोधों का अनुपात और सामने वाले श्रेणी क्रम में जुड़े दोनों प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लेना। अभी मैं इसमें कुछ छोटे मोटे पॉइंट और बताऊंगा, तो उसको भी आपको समझना है, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, कुछ चीज़ें और समझेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी दिक्कत है तो मुझे इस चीज़ के लिए कमेंट करना। तो बच्चों अब होगा क्या, अब मान के चलो हमें क्या निकालना है, इन चारों प्रतिरोधों में से कोई भी एक ऐसा प्रतिरोध होगा जो अज्ञात होगा। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी अज्ञात प्रतिरोध है उसको हमेशा कहाँ पे रखेंगे, CD में रखेंगे। ठीक है, चौथी भुजा में रखेंगे। ये पहली भुजा, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो चौथी भुजा में रखेंगे किसी भी अज्ञात प्रतिरोध को। ये क्या हो गया, अज्ञात प्रतिरोध। तो S को हम क्या बोलेंगे, अज्ञात प्रतिरोध, और R को क्या बोलेंगे, परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध का मतलब ये है कि हम इसका मान बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो अब ये कब तक रहेगा, R का मान, ये P और Q निश्चित प्रतिरोध हैं, ये निश्चित अनुपात में रहते हैं। तो हम R का मान जैसे जैसे घटाएंगे बढ़ाएंगे, उससे ही कब तक बढ़ाएंगे घटाएंगे, जब तक कि धारामापी में विक्षेप क्या ना हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, तो जब धारामापी में विक्षेप क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाए, तब अज्ञात प्रतिरोध का मान S बराबर, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था P/Q बराबर R/S। तो S को इधर भेजेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो S बराबर हो जाएगा Q/P × R। इसके द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हुआ क्या, एक चीज़ ध्यान रखना कि हमें क्या देखना है कि इस परिपथ की सुग्राहिता देखनी है कि सबसे अच्छा रिजल्ट कब आएगा। तो सुग्राहिता देखने के लिए एक चीज़ ध्यान रखनी है कि परिपथ की जो सुग्राहिता है वो प्रतिरोधों के मान पर निर्भर करती है, और PQRS अगर सबसे अच्छी सुग्राहिता चाहिए, सबसे अधिक सुग्राहिता चाहिए, तो सबसे अधिक सुग्राहिता के लिए हम क्या करेंगे, PQRS को समान कोटि का लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक चीज और याद रखनी है कि संतुलन की स्थिति में या अवस्था में क्या होगा, B
और डी, बी व डी विकर्ण में धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, अतः बी व डी पर विभव समान होगा। इसका मतलब VB बराबर होगा BD। ठीक है, अगर मान के चलो A और C के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है, A व C के बीच क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए चूंकि B और D में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो इसमें कोई भी अगर प्रतिरोध लग भी रहा होगा तो उस वाले प्रतिरोध को हम क्या नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे समझ में? ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए और मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। तो बच्चों आप देखो, हमने ये तो देख लिया कि जब क्या होगा कि जब परिपथ संतुलित होगा तो विकर्ण में कोई भी धारा नहीं बहेगी। अगर मान के चलो ये कंडीशन आ जाए कि परिपथ संतुलित नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जब परिपथ संतुलित नहीं है। अब संतुलित नहीं होगा, इसकी दो कंडीशन संभव है। संतुलित नहीं है का मतलब IG का जो मान है वो 0 नहीं है। ठीक है, IG जो बह रही है धारा मापी में, जो भी धारा बह रही है उसमें उसका मान 0 नहीं आ रहा, मतलब विक्षेप प्राप्त हो रहा है। तो दो स्थिति संभव होंगी कि P/Q का मान ज़्यादा होगा R/S से। P/Q का मान ज़्यादा होगा R/S से। तो P/Q का मान ज़्यादा होगा R/S से, तो जो VB है, जो B पर जो विभव है वो B पर विभव कम होगा D पर विभव के। ठीक है, B पर विभव D पर विभव के कम होगा, और विभव कम होगा तो क्या होगा, धारा की दिशा धारा की दिशा D से B की ओर होगी। आपको पता है कि धारा किस दिशा में बहता है, धारा उस दिशा में बहती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो इसका विभव ज़्यादा है और इसका विभव कम है, तो धारा D से B की ओर प्रवाहित होगी। ठीक है, और दूसरी स्थिति हमें क्या समझनी है, अगर P/Q छोटा है R/S से, तो VB जो है वो बड़ा होगा BD से। अब विभव किसका ज़्यादा है, B पर विभव ज़्यादा है, D पर विभव कम है, तो धारा B से D की ओर बहेगी। तो धारा की दिशा V से D की ओर होगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या खत्म कर लिया, ये हमने व्हीटस्टोन सेतु अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अगर आपको इसमें कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करना। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को आप दोबारा देखना और फिर समझने की कोशिश करना। एक चीज़ मैंने और बताई थी कि इसको समझने से पहले आपको किरचॉफ के नियम जरूर देख लेने हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, तो आप इसको ज़रूर देख लेना। अगर इसका मैं किरचॉफ के नियम का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज दूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।